सभी को वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर उदय शाह है। मुझे लगता है कुछ लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ओके ओके। तो वैसे तो हम एक साई करुणा मिशन करके एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं जहाँ पे हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट बहुत ब्यूटीफुल है बिकॉज रिलेटेड टू माइंड एंड ब्रेन। बहुत सारे डायमेंशंस है माइंड को समझने के लिए, मतलब हमें दिमाग को समझने के लिए बहुत से डायमेंशंस है। इसमें से आप कोई डायमेंशन बता सकते हो कि दिमाग को कैसे समझे? आप में से कोई बता सकता है? मतलब हम माइंड को रीड कैसे करते हैं? समझो अगर आप मेरा रीड करते हो या मैं आपका करता हूँ या आप और किसी का करते हो, तो हाउ डू यू एग्जैक्टली एक्सप्रेशन और हाँ थॉट्स, वेरी नाइस, और एक्शन, वेरी नाइस, और सोचिए। हाँ, क्रिएटिविटी, एक्सेलेंट, और हाँ हाँ एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यस, और मतलब आप सोचिए सिग्नल्स, या आप सोचिए ये एक क्वेश्चन ने आपके अंदर कितने क्वेश्चंस क्रिएट किए। सी दिस इज हाउ वी रीड द माइंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो अप्रॉक्सीमेटली अभी तक हमने 163 टाइप्स का रिसर्च किया है माइंड को रीड करने का। मे बी हज़ारों होंगे, मुझे नहीं पता, अभी तक इतने किए हैं करके। तो आज हम कुछ 2-3 मेन सब्जेक्ट पे बात करेंगे, फोकस करेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। अगर मैं 10 घंटे भी बात करना शुरू करूँ तो भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन कुछ हम उसके जो मेन की पॉइंट्स है माइंड को रीड करने का, उसको आज समझेंगे, जो आप लोग भी एक्चुअली अप्लाई करते हो लेकिन आप जानते नहीं हो कि आप अप्लाई कर रहे हो, राइट? सबसे पहला जो एप्लीकेशन होता है किसी को रीड करने का, दैट इज अ एक्सप्रेशन, राइट? उसके बाद होता है उसकी टोनैलिटी, वो किस टोन में बात करता है। जैसे अभी आप कह रहे हो कि आप आउट ऑफ स्टेशन पहले रहते थे, तो बेसिकली जब आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो फ़ोन पे, तो वो आपके टोन से समझ लेते हैं, क्या बेटा आज बहुत थके लग रहे हो, आज नाराज़ हो, आज कुछ ये है, राइट? सिर्फ टोनैलिटी से ये है। अब टोनैलिटी, मुझे ये बताइए, जो टोन है वो कहाँ से आता है? टोन कहाँ से आता है? आप इतने बड़े सारे सिंगर्स की वेरिएशंस देखते हो, मतलब जो हाई पिच पे गाते हैं, कोई लो पिच पे गाते हैं, तो इनकी ऐसी टोनैलिटी में क्या वेरिएशंस है? हाँ, एक्सेलेंट, फीलिंग्स, और हाँ 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 इंटेंजिबल, राइट राइट राइट, ब्यूटीफुल। देखो कितना सिंपल है ये समझना कि हम जैसे बात करते हैं ना, वो उस सिचुएशंस की एनर्जी के हिसाब से बात करते हैं। मतलब उस वक्त मेरे अंदर एंगर की एनर्जी है, फियर की है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अभी कोई चिपकली को देख लिया और इमीडिएटली किसी ने मुझे फ़ोन किया तो मेरी एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो उस वक्त तो मैं डरा डरा बात करूंगा, तो सामने वाला बोलेगा ये क्या हुआ, ऐसे कैसे बात कर रहा है। अब क्या होता है, अभी मैं आपको पूरा इसका साइंस समझाता हूँ। हमारा पहला काम जो भी करता है ना, वो आइस करता है। पहला काम देखने वाला काम करता है। दिस इज़ अ फर्स्ट थिंग। उसने कोई चीज़ को देखी, उसके बाद उसकी जो इमेज कैच करता है, उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, वो उस चीज़ के इन्फॉर्मेशन, मतलब ये कैसे कलर का है, इसका साइज़ क्या होगा, इसका वेट क्या होगा, ये कैसा इंसान है। अब उसका इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा है वो। इन्फॉर्मेशन मतलब नॉलेज, मतलब पहला साइट आया, सेकंड इन्फॉर्मेशन आया, थर्ड उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब वो हम कहते हैं ना कि हर इंसान की समझदारी अलग होती है। कौन कितना मैच्योर्ड है, इमैच्योर्ड है, उसके ऊपर सब चीज़ डिपेंड होता है, राइट? ये थर्ड थिंग है करके। फोर्थ थिंग है कि समझने के बाद वो कितना परसेंटेज उसको एक्सेप्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी ने समझ लिया कि हाँ मुझे मदर इन लॉ बहुत टॉर्चर कर रही है, शायद मेरा कोई कर्म होगा, तो ये अंडरस्टैंडिंग अलग है। कोई कहेगा ये मुझे क्यों परेशान कर रही है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, ये अंडरस्टैंडिंग अलग है। मतलब अब इसका एक्सेप्टेंस है या नहीं है, इस पर डिपेंड करते हैं। समझ तो गए हैं आप,
कि ये मेरे पीठ पीछे कुछ कर रही है या मेरे अगेंस्ट में है या मेरे से कंफर्टेबल नहीं है, ये सब समझ गया करके मैं एक सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। अब एक्सेप्टेंस यहाँ पे आता है। एक्सेप्टेंस अगर पॉजिटिव है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका फिर ट्रांसफॉर्मेशन भी तो अपना अंदर आना चाहिए कि नहीं, कुछ अंदर परिवर्तन भी तो आना चाहिए कि नहीं, राइट। अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, कोई हमारे अंदर चेंज नहीं आएगी। ये जैसे भी 10 बार चीजें सामने होगी वो उसी तरह से हम उसको लेने वाले, हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आ गया। डू यू एग्री? सेम सिचुएशन, मतलब मैं 10 बार कॉकरोच को देखता हूँ 10 बार छलांग मारता हूँ, 10 बार छिपकली को देखता हूँ 10 बार चिल्लाता हूँ। ये पैटर्न है, इसको हम पैटर्न कहते हैं। ये क्योंकि मैं अंडरस्टैंड किया कि वो वहां पे है, मुझे डरना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों नहीं डरना चाहिए, मैं तो पहले भी डर रहा, ऐसा है। मतलब बॉडी के जितने भी मसल्स हैं उन्होंने पहले भी ऐसे ही रिएक्ट किया था उसको विजुअल करके, और वो इंफॉर्मेशन भी है कि वो एनिमल है। और अब मेरा यह विजुअलाइजेशन मतलब इमेजिनेशन चालू होता है, ये मेरे ऊपर आ जाएगी तो अब देखो कैसा माइंड है, समझ में कि नहीं। अब वो छलान मारे नहीं मारे, आपका माइंड छलान मारता है अंदर से अंदर कि नहीं ये मेरे शरीर पे आ गई, कैसा लगेगा मेरे ऊपर आ गई तो देखो कितना, मतलब देखो हमने उसको किया। अब यहाँ काम आता है सेंसेशंस का। तो पहला कौन सा था? आइज। पहला क्या था? आइज ने देखा। सेकंड क्या था? इंफॉर्मेशन, उसने नॉलेज लिया। थर्ड क्या था? अंडरस्टैंडिंग। फोर्थ क्या था? एक्सेप्टेंस या नॉन एक्सेप्टेंस। फिफ्थ क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में कि नहीं? अगर एक्सेप्ट किया तो ट्रांसफर, ठीक है ना, चिप कर लिए क्या फर्क पड़ता है, ऐसा है। सी दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं 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 नहीं, अभी भी थोड़ा तो डर लग रहा है, पहले ज्यादा लग रहा है, अब थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो ये स्टेप है, उसके बाद आता है हमारे बॉडी के अंदर सेंसेशंस। अब हमारी बॉडी किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड कर रही है कि रिएक्ट कर रही है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। मतलब आप सोचो, इसलिए हम कहते हैं शरीर मन का गुलाम है। बॉडी को अगर कोई भी चीज, मतलब ये तो मैंने ये एक एग्जांपल दिया, दूसरा एक एग्जांपल अगर मैं देता हूँ कि सपोज मेरे सामने सपोज एक डायबिटिक पेशेंट है फॉर एग्जांपल, उसके सामने गुलाब जामुन रख दिया। अब उसकी आइज ने देख लिया गुलाब जामुन है, अब उसके पास इंफॉर्मेशन भी है कि भाई ये मीठा है, चाशनी का बना है, शक्कर का बना है। उसके पास ये भी इंफॉर्मेशन है यार मेरे को डायबिटीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये नॉलेज मिल गया, अंडरस्टैंडिंग मिल गई, अब एक्सेप्टेंस है कि मैं खाऊं या ना खाऊं। इज इट राइट? अब बोले एक खाने से कुछ नहीं होता, आज खा लेता हूं, सी मतलब कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो बॉडी कैसा करेगा? वही जाके रिएक्ट करेगा जैसे पहले हमेशा करता था। अब यहां पे अगर एक्सेप्टेंस है कि नहीं खाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है, मर थोड़ी जाने वाला हूं, नहीं मुझे अपने हेल्थ को अच्छा करना है। अब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो बॉडी ने रिएक्ट नहीं किया, उसको हाथ भी नहीं लगाया, उसने खाया भी नहीं। अब यहाँ कोई टेस्ट का सेंसेशन ही नहीं लेना चाहता है वो। समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब स्टार्ट कहां से हुआ? फर्स्ट पॉइंट आइस, लास्ट पॉइंट क्या है? बॉडी सेंसेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा एक माइंड का गेम है, एक पूरा माइंड का एक प्ले है और कुछ नहीं है। पूरी लाइफ अगर आप देखेंगे, छोटा बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है या हम लोग कोई यूट्यूब देख रहे हैं या कोई चैनल देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं या लोगों के साथ जैसे भी बिहेव कर रहे हैं, आप देखो इसमें ये सारे प्रोसेस सेम ही हैं, इसमें कोई फर्क नहीं। हमने उसको सिर्फ एक्नॉलेज नहीं किया कभी, एम आई राइट? कभी हमने इसके सीक्वेंस नहीं समझे। मैं कार भी ड्राइव करता हूं तो पहले तो मैं विजुअल करूंगा, मेरी आंखें देखेगी कि मेरे आगे वाली गाड़ी और मेरे गाड़ी में डिस्टेंस कितना है, मतलब मैं कितनी स्पीड में जा सकता हूँ। डिस्टेंस कम है तो मुझे स्लो जाना चाहिए, राइट? डिस्टेंस ज़्यादा है तो मैं स्पीड में जा सकता हूँ कि नहीं वो तो बहुत दूर है, मतलब मैं अगर 40-50 की स्पीड में भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? मतलब मेरे आइज ने देखा, इंफॉर्मेशन किया, अंडरस्टैंड कर लिया। अब उसके बाद में मैंने एक्सेप्ट किया कि भाई मुझे अब स्पीड में लेनी है कि नहीं करनी है, मतलब ये मेरा कैलकुलेशन शुरू हो गया, समझ। अब वो बॉडी उस हिसाब से एक्शन लेगा, या तो मैं एक्सीलेटर दबाऊंगा या तो मैं ब्रेक दबाऊंगा, ऐसा है करके। तो आप देखिए कि लाइफ में ये जितने भी आप बचपन से लेके मरने तक जो भी कुछ करते हैं ना, इसके ये फिनोमेनन सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब आपके ऊपर है कि कौन से स्टेप पे आप कितना अच्छा विजुअल कर सकते हो, कितना अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हो, कितना अच्छा उसको एक्नॉलेज कर सकते हो, उसका नॉलेज इंफॉर्मेशन कितना निकाल सकते हो, आप कितना उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कितना ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। ये पूरा फ्री विल है।
सब फ्री विल है, राइट और रॉन्ग? टोटली फ्री विल है। मतलब कोई ये बोले, अभी मैं सपोज ट्रेन में बैठा हूँ और मेरे बगल में कुछ लोग हैं पॉलिटिक्स की बात कर रहे, करप्शन की बात कर रहे, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अरे क्या फालतू में टाइम पास, कौन से ये खुद मोदी के सगे वाले हैं या कौन से ये भाजपा या कांग्रेस को चेंज करने, मतलब सिर्फ ये कर रहे, तो मैं बस निग्लेक्ट करूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। मेरे पास इंफॉर्मेशन इतनी है कि इनसे बात करके मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो मैं निग्लेक्ट करूंगा उन्हें। इज इट राइट? अब आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या आपकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या आपकी लेवल ऑफ एनर्जी उस वक्त ये डिसाइड करती है कि आप उनके साथ इंटरैक्ट करोगे या नहीं करोगे। एम आई राइट? परफेक्ट है, राइट? मतलब कितनी बार हम देखते हैं कि अरे हम कुछ देख रहे हैं कोई अच्छी चीज और कोई आ रहा है देखता है ये क्या फालतू है, ऐसे करके चले जाते हैं। हम बोलते नहीं नहीं बहुत अच्छी है, देखो ये शिवानी की वीडियो चल रही है, कितना अच्छा समझा रही है, तो बगल में बाजू में आदमी बैठा भी है, वो सुन भी नहीं रहा है, देख भी नहीं रहा है उसको, बिकॉज उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है। एम आई राइट? तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी चीज को, अब मैं अभी साइंस के हिसाब से बता रहा हूं, कोई भी चीज को समझने के लिए आपको पहले अपनी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। जब तक आप उस नॉलेज के साथ ट्यूनिंग नहीं करते हो ना, उसके साथ रेपो मेंटेन नहीं करते हो, उसके साथ रेजोनेंस नहीं होते, उसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं होते हो, आप चिल नहीं हो सकते हो, मतलब आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या जॉब कर रहे हो कहीं पे या कोई बिजनेस कर रहे हो या स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आपको तो पहले उस चीज के साथ ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, तो आप इंजॉय कर पाओगे। इज इट राइट? मतलब पूरा माइंड का गेम है, इसमें आप बॉडी को चेंज करके कुछ नहीं कर सकते हो, या उसको आप सोल भी चेंज नहीं कर सकते हो, आप ब्रेन भी चेंज नहीं कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? सिर्फ माइंड को ट्यूनिंग कर सकते हो, इतना ही आप कर सकते हो। एग्री? अब माइंड को ट्यूनिंग कैसे करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे माइंड को ट्यूनिंग करने के लिए पहले हमें उस सब्जेक्ट के अंदर बहुत डेप्थ में उतरना पड़ेगा, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने 8.5 साल का मेडिकल एजुकेशन लिया, मैं बहुत डेप्थ में उतरा मेडिकल का, और बहुत जल्दी मैंने उसकी लिमिटेशन देख ली और मैं फिर स्पिरिचुअलिटी में शिफ्ट हो गया। यही चीज मैं 30 साल तक प्रैक्टिस कर सकता था इंस्टेड ऑफ 3 इयर्स, और 30 साल तक मैं इसी प्रैक्टिस के बाद यही कंक्लूजन पे आ सकता था कि इसकी प्रैक्टिस बहुत लिमिटेड है, मुझे कुछ अलग करना चाहिए। तो मैंने बचाया क्या? टाइम बचाया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हमें पूरी लाइफ एक ही चीज करनी है, हमें टाइम बचाना है और कुछ नहीं करना है लाइफ में, और कुछ भी नहीं करना है। आप कितने जल्दी उस चीज को एक्नॉलेज करते हो, कितने जल्दी उस माइंड से उसको समझ लेते हो, और आप अपना टाइम सेव करते हो जितना, और मतलब पूरी लाइफ में अगर रियली मैं आपको कहूं कि अगर आपकी कोई अर्निंग की पैरामीटर्स है तो वो टाइम है और कुछ नहीं है। आपने कितना समय बचा लिया, नहीं बचा लिया। आप गांव में जाते हो, लोग देखते हो पूरा दिन एक ही काम करते, ये चीज को यहाँ से यहाँ रख दिया, बस आज तो बहुत काम हो गया भाई, अभी कल करेंगे आगे का, बस इतने टाइम में इन्होंने ये किया। और आप कोई कॉस्मोपॉलिटन सिटी में जाते हो, पूना, बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, आप देखोगे कि ये बंदे ने कम से कम 10 बार यहाँ से यहाँ रखा, यहाँ से वहाँ रखा, यहाँ से वहाँ रखा, मतलब इसने 10 दिन का काम एक दिन में किया। सो व्हाट आर यू डूइंग? टाइम। सो पूरी लाइफ की जर्नी, प्रेजेंट लाइफ की जर्नी या बहुत सारी लाइफ की जर्नी सिर्फ टाइम से ही डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने मैच्योर्ड हो या कितने इवॉल्व हो। मतलब माइंड के लेवल से मैच्योरिटी बोलूंगा और सोल के लेवल से मैं इवोल्यूशन कहूंगा। इज इट राइट? तो हम काफी बार कहते हैं ना, अरे ये तो बहुत समझदार बच्चा है, मतलब एक झटके में समझ गया, मतलब इसको आइसक्रीम खानी थी और हमने मना किया तो एक झटके में, मतलब कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम खाऊंगा, आज मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। एक ही झटके में मैच्योरिटी है। दूसरा बच्चा नहीं, जिद, आज खाऊंगा, भले कुछ भी है, भले बुखार है, भले बढ़ भी जाए, मैं तो आज खाऊंगा। सी ही वेस्टेड द टाइम। समझ में कि नहीं? तो पढ़ाई लिखाई, जॉब, बिजनेस, जो भी है लाइफ में, रिलेशनशिप, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द टाइम। आप उस टाइम में किस तरह से उसको ऑक्यूपाई करते हो, दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग। तो पैसा जो हमें मिलता है ना, वो टाइम का मिलता है। इज इट राइट? पैसा किस चीज का मिलता है? टाइम का मिलता है। मतलब ये बंदा 1 घंटे में 10 काम कर रहा है तो उसको पैसा अलग मिलेगा, ये बंदा 1 घंटे में एक ही काम कर रहा है तो उसको वैसा पैसा मिलेगा। समझ में कि नहीं? तो आपको अपने माइंड को कैसे करना है पता है? आपका माइंड सिर्फ 3% काम करता है, 97% काम नहीं करता है। मैं साइंस के हिसाब से कह रहा हूं। इस 3% से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट सेट करना पड़ेगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कम समय में कितनी ज़्यादा नॉलेज लूँ, इंफॉर्मेशन लूँ, उसको अंडरस्टैंड करूँ, उसको एक्सेप्ट करूँ, उसका ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में लाऊँ और उसको बॉडी लेवल पे उतारूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे बहुत सारे ओबेसिटी की वीडियोस देखता हूँ कि यार करीना कपूर की यार वेट आज भी वैसा है, फिगर आज भी वैसा है, करिश्मा का आज भी वैसा है, इसका ऐसा है, लेकिन कितना मैं उसको अपने अंदर उतारता हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखता तो हूँ, विजुअल तो करता हूँ, मैं अंडरस्टैंड भी कर रहा हूँ, नहीं यार ये डाइट करती है, योगा करती है, मतलब बहुत रेस्ट्रिक्शन से चलती है, डिसिप्लिन से चलती है, मतलब अनुशासन से चलती है, सब कुछ इंफॉर्मेशन मैंने गैदर किया, मैंने अपनी लाइफ में कितना उतारा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट राइट? हम अगर उसको नहीं उतार सकें तो पहले के जितने भी 5 स्टेप थे ना वेस्ट है। आपने जितना भी टाइम डाला है उसको देखने में, समझने में, इंफॉर्मेशन गैदर करने में, अंडरस्टैंड करने में, सारा टाइम वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि एंड रिजल्ट तक तो आप पहुंचे ही नहीं। इज इट राइट? तो हमने ये देखा है कि लाइफ में सक्सेसफुल कौन है? जिसने टाइम सेव किया, बस वही सक्सेसफुल है, बाकी कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट? अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। आप बॉम्बे की स्ट्रीट पे जाओ, वो लोग बहुत जल्दी ना चीजें बेच देते हैं फटाफट, मतलब उनका क्या कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। अगर आप बॉम्बे के रेस्टोरेंट में भी जाओ, उधर टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। फटाफट वेटर आएगा, ऑर्डर लेगा, आपका जो भी डिश ऑर्डर करोगे 2-3 मिनट में लेके आएगा, आप जैसे खा लोगे, और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, ठीक है, सीधा बिल दे देगा और आपको वहां से भगा देगा। देखो कितना टाइम सेविंग है, राइट? यही आप और कहीं पे जाओगे, आपको बहुत टाइम, बहुत 10 मिनट बाद तो अच्छा कुछ ऑर्डर देना है, तो हम सोचो फिर 10 मिनट कर क्या रहे थे, बैठे तो तुम्हारा वेट करते। समझ में? ऑर्डर ले रहा है, फिर 15 मिनट बाद बीच में 2-3 बार हम पूछते अभी तक कुछ आया नहीं, आएगा, बन रहा है आपका खाना। सी सो अगर आप स्ट्रीट पे भी बिजनेस करते हो या कोई एक बड़ा कॉर्पोरेट में भी करते हो, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेडिकल प्रोफेशन में हो या आप सिंगिंग प्रोफेशन में हो या आप स्पोर्ट्स में भी हो, उसमें भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अब कोई सिंगिंग है, कोई कंपोजिंग कर रहा है, कोई म्यूजिशियन है, उनका टाइमिंग, ट्यूनिंग मैच होता है कि नहीं? नहीं होता है तो क्या होता है? क्या होता है? हाँ, हार्मोनी नहीं रहती है। समझ में कि नहीं? दिस इज सिंक्रोनाइसिटी। तो हमारे शरीर में भी क्या है ना, जैसा माइंड और ब्रेन है, वैसे चक्रस है जो हार्मोनी में हमें काम करने में मदद करते हैं, लेकिन हम डिसहार्मोनी है। ना हमारी एनर्जी हार्मोनी में है, ना हमारी बॉडी हार्मोनी में है, तो कोई अलाइनमेंट ही नहीं है। मतलब बॉडी कुछ अलग डिमांड कर रही है प्लेजर के लिए, टेस्ट के लिए, माइंड सोचता है यार मेरे को तो वेट लूज करना है, बॉडी सोच छोड़ यार, खा पी मजे कर यार, 4 दिन की जिंदगी है। मतलब बॉडी ऐसे थॉट्स क्रिएट करवा रहा है, एक दिन से तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर सेंसेशंस अलग तरीके से चलते, बोलते यार थोड़ा तो टेस्ट कर लूँ, क्या फर्क पड़ता है, थोड़े टेस्ट करने थोड़ी कुछ वजन बढ़ने वाला है। मतलब ये देखो, ये कि ट्यूनिंग ही नहीं है। तो आपको क्या है ना, जो भी आप मेडिटेशन करो, योगा करो या हीलिंग करो, ये सारी चीज़ों को करने में आपको सिर्फ ट्यूनिंग में मदद होने वाला है। आपकी ट्यूनिंग आ जाएगी, माइंड बॉडी सोल का एक ट्यूनिंग आ जाएगा। जैसे ये वीडियो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, वो मैंने क्यों आपको बताई कि ये लेडी का जो बच्चा था, इसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज थी। अब वो 8 साल से परेशान थी। 2 बार वो बॉम्बे से चेन्नई गई और यूएस से कार्डियोलॉजिस्ट आया, कार्डियक सर्जन आया, उसने सर्जरी की, 40-50 लाख खर्च किए, लेकिन वो हार्ट का होल बंद ही नहीं हो रहा था। तो वो सोच रही थी ऐसा क्या हो रहा है कि ऑपरेशन करते वक्त वो 2D एको करते हैं, हार्ट का होल बंद हो गया, ऑपरेशन के कुछ 1 महीने बाद वापस वो होल खुल जाता है। क्यों? क्योंकि सोल तैयार नहीं था, ट्यूनिंग ही नहीं थी। जो बॉडी के साथ सर्जरी हो रही है, सोल भी तो तैयार होना चाहिए कि नहीं, है ना? कितने लोग के बाईपास ऑपरेशन होते हैं और ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, लेकिन 2-3 दिन में डेथ हो जाती है क्योंकि तैयारी नहीं थी उसकी अंदर से। कितनी बार लोग प्रेग्नेंट होते हैं लेकिन तैयारी नहीं थी तो मिसकैरेज हो जाते। समझ में नहीं? कितनी बार लोग शादी करते हैं लेकिन अंदर से तैयारी नहीं थी तो डिवोर्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते। इज इट राइट? तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस साइंस के हिसाब से देखें कि सबसे पहले तो आपको अपने माइंड को तैयार करना पड़ेगा कुछ भी करने से पहले। जब तक माइंड ही तैयार नहीं होता, क्योंकि माइंड को लॉन्ग टर्म के लिए आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए कमिटमेंट मत दो माइंड को, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए हाँ ठीक है यार मुझे तो जाना है वहां, तो छोड़ यार नहीं जाता हूं, मतलब एक झटके में वो चेंज हो गया। इज इट राइट?
तो माइंड को आपको है ना पहले तो कंसंट्रेशन सिखाना पड़ेगा, फोकस सिखाना पड़ेगा। पहले के जो लोग जमाने में गुरुकुल में ले जाते थे सारे राजा महाराजा उनके बच्चों को, और उनको फोकस कैसे करना, कंसंट्रेट कैसे करना ये सिखाते थे। मतलब तलवार चलाना, घोड़सवारी करना, ये सारी चीज़ें। तो वो टाइम मैनेजमेंट सिखाते थे, वो आइस की विजुअलाइजेशन सिखाते थे, वो शार्पनेस सिखाते थे। आपने अर्जुन का सुना रहेगा कि कैसे उसने बाण से मतलब मछली की आंख को तीर चलाई थी। मतलब शर्त भी ये रखी थी कि भाई उसकी आंख को जो तीर मारेगा उससे शादी करेगी। समझ में है कि नहीं, राइट? तो आप ये सोचिए कि उस जमाने से, भले उस टाइम पे घड़ी भी नहीं थी लेकिन टाइम की वैल्यू थी। घड़ी नहीं थी उस टाइम पे, कोई ये नहीं बोल रहा था कि 5 मिनट के अंदर तेरे को उसको मारना है, ऐसा नहीं था। जो भी उसको पहले उसकी आंख पे फोकस करेगा, मछली को मारेगा, वो उससे वो शादी करेगी। मतलब हमको है ना टाइम का ही इंपॉर्टेंस नहीं समझाया। तो इसलिए मैं इससे कहता हूं द मिसिंग गॉड। मैंने अपना ये कॉन्सेप्ट डाला है। मैंने लास्ट ईयर जब लॉकडाउन में फर्स्ट हमारी सितंबर में रिट्रीट थी, उसमें द मिसिंग गॉड करके मैंने इसको फ्रेम किया। द टाइम इज अ मिसिंग गॉड ऑफ द होल यूनिवर्स। मतलब समय का कोई भगवान ही नहीं है। कोई है मुझे बताओ? हम 33 करोड़ देवी देवताओं को, आज ये नवरात्रि में हम इतनी माताओं को मानते हैं, ये करते हैं, लेकिन मुझे बताओ कोई भी माता या कोई भी गॉड, मेल गॉड, कोई समय का है क्या? शक्ति का अलग है, ज्ञान का अलग है, विजडम का अलग है, लक्ष्मी वेल्थ का अलग गॉड है। हर चीज के देवी देवता अवेलेबल है पूरी दुनिया में, समय का कोई गॉड ही नहीं है। और इसी चक्कर में हम पूरे दुनिया में परेशान हैं और कुछ नहीं है। दिस इज द मिसिंग गॉड। तो आपको पूरी लाइफ में क्या करना होगा? द मिसिंग गॉड जो टाइम है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरा मिसिंग कहाँ पे हो रहा है, मैंने कहाँ पे टाइम वेस्ट किया अपनी लाइफ में, किसके साथ चैट करके, किसके साथ मतलब मैंने कुछ फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की, या किसके साथ मेरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, किसके साथ मेरा क्लोजर ढंग से नहीं हुआ, रिलेशनशिप मेरा अधूरा रह गया। हर चीज़ को आपको क्लोजर करनी पड़ेगी। ऐसे आप कोई चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ सकते हो, राइट? आप दूध भी गर्म करने के लिए गैस पे रखते हो, आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। कुछ टाइम के बाद आपको बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? उबल जाएगा, मतलब वो पूरा इवेपोरेट भी हो जाएगा, बर्तन एट लास्ट पूरा जल भी जाएगा। समझ में कि नहीं? हर चीज की शुरुआत और हर चीज की क्लोजर ये पूरा टाइम पे डिपेंड होता है, एंड दैट इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो हमें स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी या प्रोफेशन में ये टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाया, लाइफ में कभी नहीं सिखाया। और हम लोग जितने भी लोग विक्टिमाइज्ड है ना पूरी दुनिया में, सिर्फ समय के विक्टिमाइज्ड है और कुछ भी नहीं है। इज इट राइट? टाइम की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं, बिकॉज मिसिंग है ना। जो चीज मिसिंग है उसको टेक फॉर ग्रांटेड करेंगे कि नहीं, कि ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, 1 घंटे बाद कर लेंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन आपको आज मैं साइंस समझाता हूं, क्योंकि अभी ये जब मैंने अभी आपको माइंड के बारे में बात की है, तो मुझे अभी आपको कॉस्मिक सिस्टम समझानी पड़ेगी, पूरी ब्रह्मांड की सिस्टम समझानी पड़ेगी। पूरा ब्रह्मांड है ना एक मूवमेंट से चलता है। मतलब इस वक्त अगर आपने ये चीज नहीं किया तो पता नहीं कितने साल या कितने जन्म के बाद वापस आपको ये मौका आएगा ये करने का। यू नेवर नो, बिकॉज यू आर द मिसिंग कंपोनेंट ऑफ द टाइम। आपको उस समय इस चीज के लिए अपॉइंट किया गया था और आपने उस टाइम पे वो नहीं किया। अब पता नहीं कितने युगों के बाद वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। यू नेवर नो। क्यों? क्योंकि इतने सारे सर्कमस्टेंसेस, सारे लोग, सारे सोल, सारा 5 एलिमेंट्स, सारा एनवायरमेंट वापस वैसा ही क्रिएट हो, पॉसिबल है? टेल मी, पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप फिजिकली इंडिपेंडेंट हो, फिजिकली, लेकिन सोल आपकी डिपेंडेंट है, सब पे डिपेंडेंट है। आप यहाँ पे भी अभी आपको आना था तो घर पे इन्फॉर्म करना था मैं जा रही हूँ, कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग नहीं बोलेंगे, मतलब उस पर डिपेंडेंट है आपका। आपको व्हीकल है, कन्वीनियंस है, नीचे भी समझो रेस्टोरेंट वाले रोक, होटल वाले रोक रहे थे, मतलब कितनी डिपेंडेंसी है हमारी। सुनो, तो इस अपॉर्चुनिटी को जो गवा लेता है ना, वो मिसिंग टाइम के साथ मिसिंग कंपोनेंट हो जाता है। अब उसको गॉड पता नहीं, ये यूनिवर्स पता नहीं वापस सेकेंड अपॉर्चुनिटी कब देगा, यू नेवर नो। तो मैंने लाइफ में एक रूल समझ लिया है कि जब जो समय पे जो चीज की नीड होती है, कॉलिंग होती है ना, उस समय उस चीज को निपटा दो।
उसको पेंडिंग मत रखो, उसको वेटिंग में मत रखो। मुझे किसी ऐसे अंदर से कॉलिंग आई कि नहीं अब जयपुर जाना है तो जाना है, क्यों जाना है, प्रॉफिट होगा लॉस होगा कैसे क्या होगा, आई डोंट नो। मतलब मैं अभी 2 दिन पहले पटना गया, बनारस गया, मुझे पता नहीं, लेकिन कॉलिंग थी, डिमांड थी और मुझे उसको सप्लाई करना था। लेकिन हम ये नहीं करते, हमारा दिमाग बहुत चतुर है, हमारा माइंड है ना, ये हमेशा अगर आप देखा जाए तो ये हमेशा आउटपुट के बारे में सोचता है। एम आई राइट? आउटपुट के बारे में, मतलब इनपुट तो बाद में डालेगा, ये सोचेगा कि मैं अगर ये करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा। ये सोचता नहीं कि मैं कितना डालूंगा उतना मुझे मिलेगा, ये नहीं सोचता है, ये सोचता है मुझे क्या मिलेगा। और फिर उसका माइंड चतुर रहता है, नहीं मुझे नहीं लगता ज़्यादा मिलेगा, जब मिलेगा नहीं तो फिर मैं डालूँ क्यों, रिलेशनशिप में मैं क्यों टाइम डालूँ, मैं क्यों एनर्जी डालूँ, या मैं ये बिजनेस में क्यों पैसा डालूँ, मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, मुझे नहीं लगता इससे मुझे ज़्यादा कुछ आउटपुट मिलेगा। मतलब हम आउटपुट को पहले से ही जज कर लेते हैं और उसके चक्कर में हम इनपुट ही नहीं देते। सभी लोग, राइट, सभी लोग इस दुनिया में मैं देखता हूं, वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि ऑल आउटपुट डिपेंड्स अपॉन योर इनपुट। ऑल आउटपुट मतलब अगर आज मैं इस लाइफ में 125 अलग अलग वर्कशॉप सीखने के बाद उस पर मैं रिसर्च कर सकता हूं, तो ये मेरा इनपुट था, इसके वजह से मैं आउटपुट दे पाया। मेरे जितने भी मेडिकल फ्रेंड्स थे वो बोलते क्या शाह पागल है तू, डॉक्टर हो के ये क्या ग्राफोलॉजी सीख रहा है, वास्तु सीख रहा है, न्यूमरोलॉजी सीख रहा है, एस्ट्रोलॉजी, क्या पागलपन है ये सब, क्या जरूरत है तेरे को, तेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी चल रही है, तेरा आउटपुट तो इतना अच्छा है, तेरे पास इतने पेशेंट्स हैं, फाइनेंशियल भी इतना अच्छा है तुझे, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इनपुट बहुत देना है, आउटपुट का मुझे कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए मैं इतने सब्जेक्ट्स पे काम कर पाया, इतने वेरिएशंस के टॉक दे पाया, इतने मैंने अलग अलग कंट्रियों में जा पाया, बिकॉज मैं कभी आउटपुट का सोचता ही नहीं। क्योंकि अगर मैं आउटपुट का सोचूं तो हार्डली 2-5% मैं इनपुट करूं कि मेरे को सिंगापुर जाके क्या मिलेगा, दुबई जाके क्या मिलेगा, जूम सेशन लेके क्या मिलेगा, फ्री सेमिनार लेके क्या मिलने वाला है, कौन मुझे एक्सपेंसेस दे रहा है ट्रैवलिंग का, कुछ भी नहीं सोचता हूं मैं। आई वॉन्ट टू पुट समथिंग इन। मैं यूनिवर्स को क्या दे सकता हूं ना, ये मैं सोचता हूं। यूनिवर्स मुझे क्या दे सकता है ये मैं कभी नहीं सोचता हूं। आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। जो मेरे पास है वो मेरा टाइम है, और वो टाइम का इन्वेस्टमेंट मैं डिसाइड कर सकता हूं। मैं उसका मिसयूज भी नहीं करना चाहता हूं और मैं नो यूज भी नहीं करना चाहता हूं, ये दोनों चीज नहीं करना चाहता हूं। ठीक है कि नहीं? तो जहां मुझे लगता है ये चीज होनी चाहिए, और ये चीज मुझे कब समझी, मैं अभी आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरा चाइल्डहुड बहुत थोड़ा पैनिक था, बिकॉज मदर की डेथ हो गई जब मैं 7th में था। फिर मैंने 2 साल स्कूल छोड़ दी, डिप्रेशन में गया, सुसाइड अटेम्प्ट की, बहुत सारा मेरा बहुत बेकार था मेरा चाइल्डहुड, ऐसा है। फिर जब मुझे वापस स्कूल ज्वाइन करना था तो कोई ज्वाइन करने नहीं दे रहा था, मेरे फैमिली मेम्बर सब रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, बिकॉज बिजनेस फैमिली से हूँ, तो बोल रहे थे छोड़ यार, तूने 2 साल इतना अच्छा बिजनेस किया, अब तू वापस क्यों स्कूल जाना चाहता है। मैंने कहा आज मैं कर रहा हूँ अच्छा बिजनेस, कल भी करूँगा, लेकिन पढ़ाई का तो समय जो गया वो गया ना, समझ में कि नहीं। और फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे रिसर्च करना है, तो लोगों ने कहा रिसर्च करने के लिए तुम्हें डॉक्टर बनना पड़ेगा, तो उसके चक्कर में मैंने बहुत पढ़ाई की, ऐसा है करके। तो फिर मैं जिस एरिया में पढ़ाई करता था दैट वाज द वर्सोवा एरिया, अंधेरी में, और वहाँ पे मैक्सिमम शूटिंग्स होती थी। जब मैं 10th में था तब 2 चीज़ें मैं देखता था, एक महाभारत देखता था जो टीवी सीरियल पे आती थी, और दूसरा मिस्टर इंडिया की शूटिंग चल रही थी वहाँ पे वर्सोवा पे। मैं वो शूटिंग शाम को देखने जाता था। तो मैं देखता था कि एक छोटे से एक सेट, मतलब एक सीन के लिए ये लोग कितना बड़ा सेट क्रिएट करते, कितने लोग। तो फिर कुछ शूटिंग्स तो और भी मैंने कुदरत का कानून, बहुत सारे पिक्चर्स की वहाँ पे देखी। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ये लोग है ना आउटपुट का नहीं सोचते, ये पिक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी, बॉक्स ऑफिस में क्या होगा, बस वो उसको किए जा रहे हैं। मतलब कोई कैमरा पकड़ रहा है, कोई लाइट पकड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सब लोग अपना अपना, कोई म्यूजिक बजा रहा है, कोई एडिटिंग कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ऐसा है। आउटपुट का कोई सोच नहीं रहा है, बस अपना इनपुट दे रहे लोग, समझ रहे। तो तभी से मैंने डिसाइड किया कि लाइफ में मैं हमेशा इनपुट पे फोकस करूंगा, आउटपुट पे फोकस नहीं करूंगा।
बिकॉज आउटपुट तो कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी मेरा नाम जोकर पिक्चर, जिसपे उन्होंने बहुत एक्सपेक्ट किया था कि बहुत अच्छा आउटपुट देगा, वो एकदम फ्लॉप गई पिक्चर उस टाइम पे, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाए, बिकॉज बहुत हाई लेवल की मेंटेलिटी थी उस टाइम पे। और अभी समझ में आ रहा है वो पिक्चर सबसे ज़्यादा सुपर हिट अभी हुई, मतलब अभी उसका डिमांड ज़्यादा, अभी उसके लिए पैसे उनको ज़्यादा मिले। तो आप कभी भी ये जज नहीं कर सकते हो कि आज मैं ये चीज़ में जो इनपुट डाल रही हूँ, इसका आउटपुट अगर आज नहीं मिलता है तो क्या कल मिलेगा कि नहीं, या परसों मिलेगा कि नहीं। 100% मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके इनपुट को ट्रेजर समझती है, रिजर्वायर समझती है ना। जो आप एफडी में डालते हो, इंश्योरेंस में पैसा डालते हो, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, ये सब आपका इनपुट है कि नहीं, समझ में कि नहीं। आप कोई किताब पढ़ते हो, ये आपका इनपुट है। आप रिलैक्स होते हो, ये इनपुट है। आप मेडिटेशन करते हो, ये इनपुट है। आप योगा करते हो, ये आपका इनपुट है। ये सारी इनपुट कभी ना कभी तो आउटपुट देगी। इज इट राइट? तो आप कभी भी है ना इस मोमेंट में ये आउटपुट का डिमांड नहीं कर सकते कि नहीं मुझे तो अभी रिजल्ट चाहिए और मुझे इसी से चाहिए, ये भी आप नहीं कर सकते। दैट इज द बेस्ट थिंग। मैंने कहा ना, जितने भी बुद्धा, महावीर, जीसस, मोहम्मद पैगंबर या गुरु नानक, ये लोग ने 1% भी कभी आउटपुट का सोचा नहीं, तभी आज हम इनको एनलाइटन या मोक्ष, निर्वाणा या भगवान या खुदा या अल्लाह मानते हैं। अगर इन्होंने आउटपुट का सोचा होता तो ये तो हमारे जैसा ह्यूमन बीइंग बन जाते, तो हम क्यों उनको वर्शिप करते। आप साईं बाबा देखो, मदर टेरेसा देखो, इन्होंने कभी भी आउटपुट का नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा। इन्होंने क्या सोचा, वो लोग तो मानते हैं, हम तो साधारण लोग हैं, हमें तो वही बनना है। मैं यही कहता हूं, देखो अभी यहाँ पे हमने एक लिमिटेशन क्या क्रिएट की कि हमने अपने आप को उनसे अलग किया। ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। अब ये रिमोट है, ये रिमोट किसका है, इस टीवी का है। तो भले ये बॉडी अलग है, लेकिन काम तो दोनों साथ में ही कर रहे कि नहीं, समझ में कि नहीं। आप ये नहीं बोल सकते इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 100 रुपए का है, रास्ते पे तो 100 रुपए में भी मिलता है। इज इट राइट? और ये 30,000 रुपए का मिलता है, लेकिन 30,000 ये 10 रुपए से तो चल रहा है, 100 रुपए से तो चल रहा है ये रिमोट, राइट। तो हमें कभी भी इतना इंफीरियर नहीं समझना कि भाई मेरा तो कोई वैल्यू भी नहीं है, वो तो भगवान, वो तो खुदा, मतलब वो तो एनलाइटन, वो भी हमारे जैसे ही पास आउट होते 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 बाहर निकले। आज हम कहीं बीच में ही हैं, लेकिन एंड तो वही है हमारा भी, एंड भी तो वही है। और अगर आपको वो एंड नहीं चाहिए तो अगेन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। अगर मैं जीपीएस में डेस्टिनेशन ही नहीं डालता हूं तो वो तो कहीं पे भी घुमाएगा मुझे, कहीं पे भी घुमाएगा। क्यों? क्योंकि आपने डाला ही नहीं है, तो वो कभी बोलता है यहां जाओ वहां जाओ, बिकॉज उसको तो समझ भी नहीं आ रहा एक्चुअली आपको जाना कहां पे। तो आपको माइंड में तो पहले ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि मुझे इनपुट पे ध्यान देना है, मुझे इतना कुछ अंदर डालना है यूनिवर्स के लिए कि कभी ना कभी तो ये चीज बाहर आएगी करके। अब आप देखो कि बहुत से लोग ने बहुत गलतियां भी की है, ऐसा नहीं की, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छाइयां भी की है, और उस अच्छाइयों की वजह से भी उनका क्रेडिट बना पड़ा इस यूनिवर्स में। आज सपोज संजय दत्त है, उसने बहुत सी कुछ गलतियां भी की होगी, जेल में भी गया, लेकिन जब जेल से भी बाहर आया तो आज भी लोग उसको इतना रिस्पेक्ट करते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमको भी ऐसे कभी गिल्ट नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने गलत किया, मैंने बुरा किया, मेरी अब तो ऐसा है वैसा है, मेरी सोसाइटी में वैल्यू चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कुछ तो अच्छा किया इस यूनिवर्स में, तो इस जो अच्छाई को और ज्यादा बढ़ाओ, इनपुट को और ज्यादा बढ़ाओ, क्योंकि लोग को आउटपुट चाहिए और इनपुट देने वाला है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। समझ में कि नहीं? हर इंसान सर्विस चाहता है किसी से, और अगर आप सर्विस देने को तैयार हो तो आपको नहीं लगता आपकी वैल्यू बढ़ेगी? टेल मी, है ना। हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, हम देखते हैं कोई सीनियर सिटीजन है, वो बेचारा सामान नहीं उठा रहा है, हम बोलते हैं अरे माजी दो मैं उठाता हूं, तो कहाँ मना कर रही, हाँ बेटा ले जरा, मेरे से तो उठा नहीं जा रहा है। तभी ये नहीं पूछे कि आप मेरे ब्लड रिलेटेड नहीं, आप बायोलॉजिकल नहीं हो, आप मेरा डीएनए मैच नहीं होता, आप कैसे मुझे हेल्प कर सकते हो? कोई बोलेगा ऐसे? कोई नहीं बोलेगा। तो इसका मतलब सर्विस इंपॉर्टेंट है, इनपुट इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है कि आप कितना टाइम कौन सी चीज में कितना डालते हो करके। समझ में कि नहीं? आज 5 स्टार रेस्टोरेंट में कोई एक डिश आप ऑर्डर करो तो आपको 800,000 रुपये अप्रॉक्सीमेट लगता है, कोई भी एक छोटा सी भी कोई अगर आप ब्राउनी भी ले लो करके, राइट। लेकिन वो
उसके लिए इतना मतलब सजा धजाते हैं, इतना टाइम, इतना उसको पेशेंस से बनाते हैं और फिर आपको सर्व करते हैं। आप तो एक झटके में कांटा छुरी डाल के उसको तोड़ने वाले हो, लेकिन उसके लिए उन्होंने तो बहुत बड़ा प्रिपरेशन किया। उन्होंने उतना एनवायरनमेंट, उसका मतलब स्टोरेज, ये वो, इन्वेस्टमेंट, स्टाफ का सैलरी, कितना मतलब इनपुट उन्होंने किया। तो आप क्या बोलोगे, साला लूट मचा दी है, इसका 800 रुपया, देखो मैं तो घर पे 80 रुपये में बनाऊँ 4 चीज़ लेके। लेकिन आपने वो एनवायरनमेंट, वो सेटअप क्रिएट किया नहीं किया, आपने डायरेक्ट वो चीज़ मार्केट से लाके बना के रख दी, ऐसा है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत पेशेंटली कोई भी चीज़ में इनपुट डालते हो ना, उसका आउटपुट कहीं तो बाहर निकलने वाला है। उस समय शायद आपको नहीं पता चलेगा, उस टाइम पे शायद आपको कुछ नहीं, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे, यार मैंने तो लाइफ वेस्ट किया, मैंने टाइम, लेकिन आपको ये नहीं पता अभी जो आप कर रहे हो ना, उसका कभी ना कभी तो बाहर आउटपुट आएगा। अभी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कभी ना कभी 50 साल की उम्र के बाद आपको लगेगा, यार मैंने यंग एज में एक्सरसाइज की ना, देखो आज मुझे फ़ायदा हो रहा है। दूसरे मेरे एज के सारे बीमार पड़े, सारे बूढ़े पड़े, और मैं तो अभी भी भाग दौड़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप 50 साल पहले आपने इनपुट एक्सरसाइज का, मेडिटेशन का डाला, हीलिंग का डाला, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का, तो ये कभी ना कभी फ्रूटफुल देगा करके। आज आप धर्मेंद्र को देखो, 84 ईयर्स का बंदा फार्म हाउस में बैठ के लोनावाला में, और वो पूरी फार्मिंग कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है। आज 84 के एज में आधे से ज़्यादा तो राजेश खन्ना और ये सारे तो कैंसर से मर भी गए, कोई डिप्रेशन में, कोई पैरालिसिस, क्या क्या होके उनका चले भी गए। ये आज भी इतने फिट है। आज लता मंगेशकर देखो, समझ में कहने 92 ईयर्स की। आज अमिताभ बच्चन देखो 75 ईयर्स के हैं। मतलब ये लोग वो हैं, हम इनको ये नहीं बोलेंगे यार इनके पीछे तकदीर ज़बरदस्त है, इनका लक ज़बरदस्त है, नहीं, इनका इनपुट ज़बरदस्त है। समझ में आ रहा है कि नहीं। आज गावस्कर है, कपिल देव है, ये लोग कितने साल पहले रिटायर हो चुके, लेकिन अभी भी ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी भी ये लोग इतना फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। तो भले ये खेल नहीं रहे, क्रिकेट खेल नहीं रहे, लेकिन फिट है ये लोग। यस, एग्जैक्टली, मैं ये कहता हूँ, देखो लक फैक्टर ना एक बानेबाजी है, मैं तो कहता हूँ 100% बानेबाजी है। क्यों बानेबाजी है? क्योंकि अगर आप लक भी चलो मान भी लो, तो कभी तो उसने इनपुट डाला रहेगा, तब आज इसका लक काम कर रहा है। समझ में कि नहीं? ऐसा जरूरी है कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके पीछे मेरा ही इनपुट हो, क्योंकि कई चीजों में जैसे अपने उसमें मानते हैं कि जैसे मम्मी पापा मेरे लिए जैसे पूजा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसका मेरे को मिल रहा है, तो ये कनेक्टिविटी कहीं पे होती है कि मेरा इनपुट नहीं, वो 100% कनेक्टिविटी है। मैं यही अभी थोड़ी देर बाद समझाने वाला था। अच्छा हुआ आपने पहले ही पूछ लिया। अभी क्या है ना, हमारे रिसर्च के हिसाब से हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 पार्ट में कैसा है, 33, 33, 33 ऐसे करके हम डिवाइड करते हैं। 33% आपका एफर्ट्स है, 33% आपके पेरेंट्स का एफर्ट्स है, और 33% जो पहला है, जो पास्ट लाइफ में आपने क्या एफर्ट्स डाले हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है करके। समझ में कि नहीं? तो जो 1% है, बस वो ऊपर वाले की कृपा है, सिर्फ 1%, राइट। उसको रियल हम लक फैक्टर कहेंगे, जो गॉड ग्रेस बोलते हैं ना, ऐसा है। लेकिन आप देखो कि 33 तो आपका अपना इस लाइफ का है, और 33 तो पास्ट का भी आपका ही है। समझ में कि नहीं? मतलब 66% आपका अपना है, 33% आपके पेरेंट्स की दुआओं का है। मैं जब भी फ्री रहता हूं, अपनी फैमिली को हील करता हूं, उनके लिए ब्लेसिंग मांगता हूं। कभी वैष्णो देवी, कभी शिरडी जाता हूं, कभी तिरुपति जाता हूं, उनके लिए ब्लेसिंग लेता हूं। मतलब शिवलिंग मेरे पास रहता है, मैं सारे साई करुणा मिशन के हमारे जितने भी 2 लाख स्टूडेंट है, उनके लिए मैं ब्लेसिंग लेता हूं करके। तो वो 20-30% काम आता है, लेकिन उनका 66% तो खुद का काम आ रहा है ना। वो खुद अपना इनपुट कितना डालते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज आपको ऐसे माँ बाप मिले जो आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं, तो ये भी तो आपका ही इनपुट है। ऐसे माँ बाप सबको थोड़ी मिलते। कुछ लोग तो माँ बाप ऐसे आश्रम में छोड़ के भी भाग जाते हैं। समझ में कि नहीं? तो आपने लाइफ बिटवीन लाइफ ऐसा कुछ डिसाइड किया कि मुझे लविंग केयरिंग पेरेंट्स चाहिए, तो आपको वैसे मिले। आपका कुछ पुण्य था, तो गॉड ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, तो तुझे अच्छे पेरेंट्स देते। कि जैसे अभी मैंने बताया कि मैं 12 साल का था, मेरी मदर डेथ हो गई, तो मैंने इस लाइफ में तो नहीं सोचा होगा कि मेरी मम्मी जल्दी मर जाएगी तो अच्छा, ऐसा तो कोई सोचेगा नहीं बच्चा। लेकिन पास्ट लाइफ में कुछ मेरे ऐसे कर्म हुए रहेंगे कि जिसके वजह से इस लाइफ में मुझे बहुत जल्दी मदर के साथ डिटैच होना पड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट?
तो लेकिन मैं अभी मेरा फिर क्या हो गया कि अब मुझे अपने पे ही फोकस करना पड़ा, बिकॉज जब पेरेंट्स रहते हैं ना तो आप कंफर्ट जोन में रहते हो, है ना, खाने पीने में, पैसा, सभी तरीके से। अब मेरा कैसा था कि मेरी मदर चली गई, मेरी सेकंड मदर आई 3 महीने में आई, तो डेफिनेटली उसका नेचर में तो डिफरेंस आने ही वाला है, राइट। तो मुझे अपने पे एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़े, बिकॉज मैं फिर पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ही नहीं था, और उसके वजह में मैं वर्कॉलिक हो गया। मतलब हर चीज़ में मैं समय ज़्यादा डालने लगा, पढ़ाई में क्या, हर चीज़ में, फिजिकल एक्टिविटी, हर चीज़ में मैं ज़्यादा डाल, क्योंकि कहीं कंफर्ट ही नहीं था। मतलब एक सर्वाइवल के लिए भी मुझे महीने का 500 रुपये के लिए भी मुझे कहीं पे कुछ एक्यूप्रेशर करना पड़ता था, कहीं पे मुझे कुछ पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता था। ऐसे करते करते मैं पढ़ाई किया, ऐसा है करके, या स्कॉलरशिप के लिए या लोन्स के लिए मैं बहुत सारे जगह पे अप्लाई कर रहा था, ऐसा है। तो बेसिक सर्वाइवल के लिए भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, ऐसा है। लेकिन वो सारा इनपुट मुझे आज काम में आ रहा है। तभी मैं सोच रहा था मैं कितना बदनसीब हूँ, क्या मैंने पाप किए कि मुझे ऐसे स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं। जो मेरे फ्रेंड्स जिनके घर से 5,000 महीने आता है, मुझे तो घर से 500 भी नहीं आते, वो 500 भी मुझे कमाने पड़ रहे जो मिनिमम अमाउंट था करके, ऐसा है। लेकिन मुझे उस मनी की वैल्यू समझ में आई, मुझे लोगों की वैल्यू समझ में आई, मुझे ज़्यादा नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ी उस टाइम पे। मतलब बहुत कुछ मल्टी डायमेंशनल बनना पड़ा। मतलब आज से जो 20 साल पहले हमारा पास जो 2G का मोबाइल था, ब्लैक एंड वाइट, जिसमें सिर्फ इनकमिंग आउटगोइंग ही थे, उस टाइम पे अगर किसी ने आपको मल्टी डायमेंशनल मोबाइल दे दिया तो आपको कैसा लगेगा? 20 साल पहले की बात, अरे वाह ये ऐसा है, इसमें इतने फंक्शन है, तो डेफिनेटली आप यही चूज़ करोगे। तो मेरी अर्ली एज में कैसी हुई ना, मेरी टाइमिंग बहुत सेव हो गई कि मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में नेचुरोपैथी सीख रहा था, एक्यूप्रेशर सीख रहा था। सेकेंड ईयर मेडिकल कॉलेज में था तब मैं योगा सीख रहा था, न्यूमरोलॉजी सीख रहा, मतलब बहुत फटाफट कर रहा था मैं, एक एक टाइम पे 4-5 काम कर रहा था मैं, ऐसा है करके। तो मेरा टाइम बहुत सेव हुआ, और मुझे समझ में आ गया कि आज मेरी लाइफ का सक्सेस जो है वो सिर्फ क्योंकि मैंने टाइम यूटिलाइजेशन ज़बरदस्त किया, मैंने टाइम वेस्ट कभी लाइफ में नहीं किया, समझ में। तो मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं कि ये पूरा जो साइंस है, ये पूरा साइंस का जो सिस्टम है, ये आपका जितना भी गोल्स, डिजायर्स है, इसके इनपुट पे ज़्यादा फोकस करो, आउटपुट के मैनिफेस्टेशन पे तो बिल्कुल आप फोकस मत करो। वो यूनिवर्स को जब देना है वो तो देके ही छोड़ेगा, क्योंकि आपने इनपुट तो डाला ही है। अब एक छोटा एग्जांपल मैं आपको देखता हूं। आप बैंक में जाके समझो पैसा डिपॉजिट करते हो, रोज जाके करते हो, आपने कभी विड्रॉ नहीं किया तो क्या होगा? हाँ नहीं, टर्मिनेट नहीं का, बिकॉज आप रोज इनपुट तो कर ही रहे हो, रोज पैसा तो डाल ही रहे हो, हाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ, भले आपने एटीएम से नहीं निकाला, आपने किसी को चेक नहीं दिए, आपने आउटपुट कुछ भी नहीं दिया, राइट, लेकिन आपने इनपुट तो दिया। तो आप प्लीज हर उस चीज पे इनपुट डालो जो भले आज नहीं तो फ्यूचर में आपको आउटपुट देगा, या इस लाइफ में आपका आउटपुट नहीं भी मिल सकता है। आपको क्या लगता है ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, क्या इसी लाइफ में इन्होंने इनपुट डाला और इसी लाइफ में इनका आउटपुट मिला? नहीं, मैंने जितने भी 3,500 से ज़्यादा पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए, उसमें मुझे एक चीज़ पता चला कि ये बंदा 50 लाइफ से सिंगिंग का कर रहा है, इस लाइफ में वो सोनू निगम बन गया है। मैंने जब सूरज बरजा दिया का यहीं जयपुर में PLR किया था पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और हम दोनों 2 लाइफ में कॉमन ही थे, मतलब एक दूसरे को हम देख रहे थे। मैं जब जैन साधु था तो उसकी जो सादगी थी, उसकी जो रॉयल्टी थी या हॉनेस्टी थी, उसने आज इसको इतना बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर बना दिया फिल्म लाइन में, समझ। मतलब वो विवाह जैसा, हम आपके कौन, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे पिक्चर बनाए जो पारिवारिक फिल्म्स थे, ऐसा है करके, राइट। तो कहने का मतलब है कि इंसान की सोच कितनी जन्मों से वैसी चल रही है, वो आउटपुट देता है। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी मेरे माइंड में कुछ गलत चल रहा है, तो प्लीज़ उसको अभी करेक्शन कर दो। अभी आपको लग रहा है मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो अभी करेक्ट कर दो, बिकॉज आज जो आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे वो कल कभी नहीं होगा। आप सोचोगे ठीक है कुछ टाइम के बाद मैं कुछ चेंज करूँगी अपने अंदर, नाउ और नेवर, ये मेरे लाइफ का एक प्रिंसिपल है। नाउ और नेवर, करो तो अभी करो, नहीं तो कभी मत करो, क्योंकि नेक्स्ट तो कभी है ही नहीं इस यूनिवर्स में। क्योंकि आज जो समय आपके पास है, समझ लो इस ब्रह्मांड का पूरा एक प्लानिंग 135 करोड़ में इंडिया का, इसमें आप यहाँ पे हो, ये ज़बरदस्त प्लानिंग है।
या पूरे यूनिवर्स की जो मास पॉपुलेशन है उसमें यहाँ इवेंट होना और आप लोग का यहाँ बैठना, ये एक डिवाइन प्लानिंग है। आप इसको टेक फॉर ग्रांटेड, ठीक है मैंने सुन लिया, ठीक है ऐसे तो बहुत सारे टॉक सुनते हैं यहाँ, कोई बात नहीं, बाद में कभी देखेंगे आगे। आपने उस चीज़ को वहीं पे फुल स्टॉप मार दिया, उसमें आप आगे कहीं जाते ही नहीं हो, कोई आप एक्शन नहीं लेते हो। मतलब नहीं ठीक है सुन लिया ना, कभी तो हम मेडिटेशन सीखेंगे, ठीक है कभी तो हीलिंग सीखेंगे, ठीक है कभी तो करेक्शन करेंगे, नहीं भी करेंगे तो क्या, अभी तो बहुत लाइफ बाकी है, इतनी थोड़ी एज गई है। मतलब ऐसे जो हम थॉट्स डालते हैं ना अपने अंदर, तो क्या होता है हमारे इनपुट की एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। एफिशिएंसी कब होती है? जब आपने सोचा कि इसी मोमेंट में मुझे मैक्सिमम देना है। इज इट राइट? अभी आज हम बॉम्बे से जयपुर आए, फ्लाइट में आए, हमने टाइम सेव की, हम ट्रेन में भी आ सकते थे, राइट? दूसरी बात, हमें यहाँ पे आज समझो 1 ही घंटे का टॉक देना है, उसके लिए हमने ये सारे गैजेट्स लेके आए, सारे स्पीकर, लैपटॉप, ये वो, इवन छोटे छोटे केबल्स, हर चीज़ का। मतलब पहले से हमने सोचा था कि इस इनपुट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगेगी, पूरी प्लानिंग करके हम आए। और जहाँ पे आपकी प्लानिंग ही खत्म हो गई, फिर आपके गोल्स, विश कितने भी बड़े रहे, डिज़ायर्स कितने भी बड़े रहे, कोई मतलब ही नहीं, आपका आउटपुट मिल ही नहीं है वाला है। फिर हम फ्रस्ट्रेट हो गया, यार मैंने कुछ पाप किए होंगे, या दुनिया बहुत बेकार है, किसने तो नज़र लगाई होगी, किसने तो मेरे पे काला जादू किया होगा, मैं तो कितनी मेहनत किया, मुझे तो मिलना ही चाहिए था। इट्स नॉट पॉसिबल, कहीं तो कुछ कमी आपके अंदर रह गई है। कोई गॉड गॉडेसेस किसी को रोकता नहीं। अरे किसी को दारू बेचने के लिए नहीं रोकता है, किसी को प्रोस्टिट्यूट करने में नहीं रोक रहा है, आपको अच्छे काम के लिए कौन रोकेगा? किसी को मर्डर के लिए कोई नहीं रोक रहा है, किसी को रेप करने के लिए कोई रोक नहीं रहा है भगवान। तो अब मुझे ये बताओ ना, आपको आउटपुट के लिए रोकेगा कौन? आपका सिर्फ अपना इनपुट, आपका सिर्फ अपना टाइम प्लानिंग, आपका सिर्फ माइंड की क्या बोलते हैं मैच्योरिटी या अंडरस्टैंडिंग या उसका एक्सेप्टेंस, बस वही आपको रोक रहा है और कोई नहीं रोक रहा है आपको। इज इट राइट? हमने कितने देखे हैं जो शारीरिक अपाहिज होते हैं या वो अंधे होते हैं, वो लोग भी सक्सेसफुल है इस दुनिया में। आप कितने यूट्यूब देखो, मेरी बात छोड़ दो, आप समझ में गए? क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि भले ये आंख नहीं दिख रहे तो भी अंदर मन की आंख से मैं देखूंगा, हाथ नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैं दिमाग से काम करूंगा। कुछ लोग डॉर्फिश कॉन्स्टिट्यूशन है, बेचारे के हाइट 2-2.5 फुट से बड़ी नहीं होते, तो भी वो पिक्चरों में आते हैं, कुछ ना कुछ तो आउटपुट, सर्कस में जाते हैं, कुछ तो देते हैं आउटपुट, है कि नहीं? क्योंकि उनका इनपुट पे फोकस है, तो ऑडियंस उसके आउटपुट को अप्रिशिएट करने वाली है। राइट और रॉन्ग मुझे बताओ, समझ में कि नहीं? आज आप समझो रजनीकांत को देखो, उसका कॉम्प्लेक्शन देखो, लेकिन वो इनपुट जबरदस्त देता है, फिर उसको ये कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे अब तो मेरी 65 प्लस है और अभी भी मैं हीरो के रोल में आता हूँ, कौन एक्सेप्ट करेगा? लोग करेंगे। मतलब अगर वो VFX नहीं भी यूज करेंगे ना तो भी लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने जब अपने समय पे इनपुट इतना अच्छा डाला है कि आज उसको सिर्फ एक्टर नहीं भगवान मानते। तो कहने का मतलब मैं यही था आपको कि आप अपना इनपुट भगवान के जैसे डालो, इनपुट भगवान के जैसा डालो, आउटपुट भी आपको भगवान जैसा मिलेगा। इनपुट अगर आपने इंसान के जैसा डाला तो आउटपुट भी आपको इंसान का मिलेगा। इज इट राइट? इसलिए मैं एक सेंटेंस कहता हूं, यू डू गॉड्स वर्क, गॉड विल डू योर वर्क। मेरा हमेशा एक ये डायलॉग अपनी लाइफ में अपने लिए और मैं लोगों के लिए कहता हूं कि अगर आप भगवान का काम करोगे ना, भगवान आपका काम करेगा। अगर आप अपना काम खुद करोगे तो गॉड आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं सेल्फिश के लिए काम कर रहा हूं, मेरे अपने लिए काम कर रहा हूं, मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं। इज इट राइट और रॉन्ग? तो आप जो भी अभी घर में कर रहे हो या लाइफ में जो भी कर रहे हो और आपको अभी कहीं क्रेडिट नहीं मिला, कहीं अप्रिशिएशन नहीं मिला, कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, आप उसकी फिक्र मत करो, आप अपना इनपुट देते जाओ। क्यों? क्योंकि जज तो गॉड की अदालत में होने वाले हो, लाइफ बिटवीन लाइफ। लोगों की अदालत में आपको कोई खड़ा नहीं करने वाला है। कोई खड़ा करने वाला है मुझे बताओ? तो उनके जजमेंट से आपको क्या फायदा? समझ में कि नहीं? आप जब मर जाओगे ना तो उसकी अदालत में 72 घंटे आपको खड़े रहने पड़ेंगे, लाइफ बिटवीन लाइफ, जो हमने बहुत बड़े ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए। और वहां पूछते कि बेटा मैंने तुझे भेजा, तूने क्या किया? तुझे 60-70 साल मैंने यहाँ भेजा ह्यूमन फॉर्म में, तूने क्या किया? आप बोलोगे कुछ नहीं, मैंने ये डिग्री ली, फिर यहाँ मैंने जॉब किया, फिर मैंने ये शादी की, मेरे 2 बच्चे हुए, बस ऐसा। ये तो सब नॉर्मल है, अलग क्या किया आपने कुछ? तब आप बोलोगे अलग तो कुछ नहीं किया, बस जैसे चल रहा था वैसे किया। ये लाइफ आपकी गई, जाओ और एक बार नीचे जाओ और वापस एक ऐसी लाइफ स्पेंड करो, लेकिन उसमें कुछ अलग करके आना। फिर आप वापस भूल जाते हो कि आपने पहले कुछ नहीं किया था, इसलिए आपको वापस भेजा गया। आप वापस ऐसे ही जाते हो, ऐसे करके 600-700 जन्म आपके ऐसे ही चले जाते।
फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ मुझे बताओ? सोल को अगर किसी पर्पस से नीचे भेजा है, अगर वो सोल उस पर्पस से नहीं जीता तो उसका लाइफ वेस्ट है कि नहीं? मैं अगर आपको बोलूं मैं आपके घर पे आज शाम को आऊंगा, प्लीज मुझे चाय देना, और मैं आपके घर पे आता हूं, आप चाय नहीं पिलाते हो मुझे, तो मतलब वो पर्पस ही आपने सॉल्व नहीं किया। दूसरी बार आपको लगता है मैं आपके घर पे आऊंगा? मैंने कोई बड़ी डिमांड नहीं की, मैंने क्या कहा, मैं आपके घर पे चाय पीने आऊंगा, बस इतनी बार। लेकिन आप, मैं आने के बाद बोले ठीक है ना, नहीं पियेंगे तो क्या बाहर पी लेंगे, जरूरी थोड़ी मेरे ही घर पे पीना। मतलब जो भी छोटा छोटा काम आपको यूनिवर्स ने दिया है, गॉड ने दिया है, आप उसको शिद्दत से करो, उसका इनपुट को जबरदस्त डालो। आउटपुट मत सोचो कि भाई ये छोटे काम नहीं भी करूंगा तो क्या फर्क है, और कोई कर लेगा। इज इट राइट? तो हर मोमेंट में आपका ऑब्जर्वेशन 2 होना चाहिए। अब मैं कंक्लूजन पे आता हूं। पहला, आपका जो टाइम अभी आप जो स्पेंड कर रहे हो वो कितना फ्रूटफुल है, मतलब इनपुट कितना जोरदार है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहली बात। दूसरी बात, इस समय आपने क्या सीख ली और आपने अपने अंदर क्या परिवर्तन लाया। बस ये 2 ही चीज अगर आप लाइफ में समझ गए ना, आपको किसी बड़े गुरु की जरूरत नहीं है, किसी आपको मतलब कोई ग्रंथों की भी जरूरत नहीं है, हॉनेस्टली कहता हूं, क्योंकि हर समय आप ही अपने आप को मॉनिटर कर रहे हो। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। अभी मैंने कितने स्टेप्स वॉक किए, ये अगर घड़ी मुझे बता देता है कि आपने इतने स्टेप्स सुबह से किए, अभी यहाँ पे 3,322 बता रहा है, मतलब इतने मैंने इनपुट किए रहे तब ये बता रहे ना आउटपुट। अगर मैंने स्टेप्स नहीं लिए रहते तो 3,300 बताता ये। मतलब ये छोटी सी चीज भी इतना परफेक्टली बताता, तो आप सोचो यूनिवर्स के पास तो आपका सब रिकॉर्ड है, सारा हर चीज का रिकॉर्ड है। तो आप प्लीज ये मत सोचो कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, कोई मेरे पे तो ध्यान नहीं दे रहा है। यूनिवर्स इज ऑटो सेट, सब कुछ ऑटो सेट है, सब कुछ आकाशिक रिकॉर्ड में हर मोमेंट आपका लिखा जाता है। आप क्या कर रहे हो, अच्छा बुरा जो भी कर रहे हो, सब कुछ उसमें लिखा है। कोई किसी को नहीं भी देख रहा है ना, यूनिवर्स के आकाशिक रिकॉर्ड में सब जा रहा है। आपके ऑरा में सारी आपकी एनर्जी फील्ड में सब इंफॉर्मेशन है, आपके सोल के साथ सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ जाती है, वापस आती है। वो लेडी का सुना ना आपने, उसने क्या बोला, कौन सी जन्म पहले वो उसके चाचा थे जो आज उसका बेटा है, उनको बीमारी थी और उन्होंने उसको मार दिया। उसने ऐसे चाकू लिया और ऐसे करके यहां मार दिया उसके चाचा को, क्यों मर नहीं रहे थे। तो ये बच्चा यहीं पे हार्ट पे होल लेके जन्म लिया, कंजेनिटल हार्ट डिजीज के साथ आया। मतलब इंफॉर्मेशन कितनी परफेक्ट थी देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैंने क्या किया, मैंने इस लेडी को बताया इसको मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज तुम्हारे पास्ट लाइफ से क्रिएटेड है। अब इसके ऊपर तुम करुणा हीलिंग करो, ये साइकिक सर्जरी करो, तुम इसको फॉरगिवनेस करो और उसको बाहर निकालो। उस लेडी ने 4 महीना बच्चे के ऊपर काम किया स्पिरिचुअल प्रोसेस से, और 4 महीने के बाद जब 2D एको किया और जब 3rd सर्जरी थी चेन्नई में, टेबल पे लिया 2D एको के लिए, जब सोनोग्राफी किया तो डॉक्टर बोल रहा है इसका तो होल ही नहीं, मैं इसका किसकी सर्जरी करूं? तो उसने बोला अरे पहले की रिपोर्ट में तो होल था, जब 2nd सर्जरी के बाद अभी होल कैसे नहीं है? तो उस लेडी को पूछा तुमने ये बच्चे के ऊपर क्या प्रोसीजर किया? उसने बोला कुछ नहीं, मैंने तो बॉम्बे में डॉक्टर शाह के साथ कुछ रिग्रेशन किया, कुछ हीलिंग मॉडलिटी की, तुम फ़ोन लगाओ। तो वो चेन्नई से फ़ोन लगाया उन्होंने, और उस टाइम पे फॉर्चुनेटली मैं यहीं पे था जयपुर में, इसलिए मुझे ये इंसिडेंस याद आया। और तभी कश्यप पकड़ा गया था या ऐसा कुछ था, जो टेररिस्ट था ना, तो हम लोग ने इस इवेंट को रोका था जयपुर में, हम उसकी हीलिंग करने के लिए बैठे थे। और तभी उस चेन्नई से फ़ोन आया डॉक्टर का, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट का, बोले तुमने इस लेडी को क्या सिखाया कि जिसकी वजह से इसका बच्चा ठीक हो गया। मतलब कैसा कोइंसिडेंस है देखो यूनिवर्स का। मैं कहाँ बैठा था, अपना कौन सा इवेंट कर रहा था, और टीवी पे वो टेररिस्ट का दिखा रहे थे, इतने में वहां से कार्डियक सर्जन का फोन आता है। तो इसका मतलब यूनिवर्स में कितना प्लानिंग जबरदस्त किया हुआ है। और आज मैं 11 साल के बाद जब यहाँ जयपुर आया हूँ तो मुझे वही घटना याद आई कि यार इसी जगह पे मुझे फ़ोन भी आया था, इसी जगह पे हमने उस टेररिस्ट को हीलिंग भी की थी। मतलब ये चीज़ें ना आपकी मेरी क्रिएटेड नहीं है, ये सब कुछ पहले से प्लान्ड है। हमें उस प्लानिंग में 100% इनपुट देना है, उस प्लानिंग में। जैसे एक आर्किटेक्ट ने बोला ना, इधर टॉयलेट, इधर बाथरूम, इधर किचन, ये फिर उस बिल्डर को सिर्फ बनाना है, उसको फिर दिमाग नहीं लगाना है। आर्किटेक्ट ने तो ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है। यही भी मैं भी यही पूछने वाली। हाँ मतलब हम टेररिस्ट को आपने healing कैसे?
नहीं, हमने इसलिए किया था क्योंकि सब लोग कर्स कर रहे थे उसको, ऐसा है। और जब हमने हीलिंग किया तो मैंने पास्ट लाइफ देखा उसका हीलिंग करते वक्त कि ही वॉज अ टाइगर, और वो ऐसे जंगल में जा रहा था और बहुत सारे लोग ने मिलके उसको हंटिंग किया था, और उसने उन सारे लोगों के आंख में मतलब इमेजेस कैच कर लिए। अब वो कोई पुलिस है, कोई डॉक्टर है, कोई लेमैन है, उसने उन सारे मतलब इतने लोग जमा होने के बाद एग्जैक्टली उनको ही रेलवे स्टेशन पे अटैक किया, कंबाला हॉस्पिटल में या ताज होटल में, मतलब उसने हर उस अपने आंखों के कैमरे से लोगों को कैच करके उनको मारा। बिकॉज गॉड तो क्या है ना, कर्मा को नलीफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए सबको राइट्स देता है। अब उसको उन्हीं उन्हीं लोगों को मारा, उन्हीं को मारा क्योंकि उसने देखा था कि इतने लोगों ने मेरी हंटिंग की, मुझे पकड़ा था और मुझे बुरी तरह से मतलब घायल किया था ऐसा करके। तो वो वेट कर रहा था कि वापस वो सोल्स कहीं तो जमा होने चाहिए। तो उसका कुछ 1 घंटा 40 मिनट में उसने जितना भी वर्कआउट किया उस टाइम पे, उसमें उसने उन्हीं लोगों को मारा जिनके साथ उसका रिवेंज था। सबको नहीं मारा उसने। वीटी स्टेशन पे उस टाइम पे 2000 लोग थे, समझ में कि नहीं, लेकिन उसमें से 200 लोग मरे और 200 में से 20 लोग उसकी गोलियों से मरे। तो वही लोग मरे जिनके साथ उसका कुछ कार्मिक अकाउंट था। बट सर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब उसको मारा होगा हाँ तब और सारे लोग हाँ जिंदा होंगे, हाँ बट जब उसने सबको मारा तो अल्टीमेटली वो तो उस स्ट्रगल को देखेगा ही, तो मतलब इन बोथ ऑफ द एंड ही विल बी सफरर। 100%। तो इसलिए तो सभी में यही कहा जाता है कि फॉरगिवनेस करो, समझ में कि नहीं। आज आपको किसी ने हर्ट किया तो भी फॉरगिवनेस करो, आपने किसी को हर्ट किया तो भी फॉरगिवनेस करो। ना उसको रिवेंज लेने दो और ना आप रिवेंज लो, क्योंकि माइंड में मैं यही कहने की कि माइंड में आपने जो भी इनपुट पकड़ा है, जो भी होल्ड किया है, वही इनपुट रहेगा और वही आउटपुट देने वाला है। वो तो साइकिल हो जाएगी, समझ में क्या। अभी ये मदर ने अपने बच्चे की फिजिकल ट्रीटमेंट बहुत की, लेकिन जब उसने सोल लेवल पे ट्रीटमेंट की, एनर्जी लेवल पे की, फॉरगिवनेस किया, तब ये बच्चा नॉर्मल हो गया, समझ में कि नहीं। मतलब आप ऐसे नहीं सोच सकते हो कि भाई मैंने खून किया और कोर्ट ने मेरे को 15 साल की कैद बोली, मैं तो 15 दिन में ही बाहर आ जाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं तो 15 दिन में आ जाऊंगा। ऐसा थोड़ी होने वाला है। यू गॉट माय पॉइंट, राइट। तो इसलिए अभी हम लोग भी पिछले 7-8 साल से जेलों में जाते हैं और ये सारे इवेंट करते हैं। स्पेशली ये जो टॉक अभी मैं दे रहा हूँ, ये ऐसे में बहुत सारे अलग अलग जो टॉक है वहाँ कैदियों को, अभी कानपुर की जेल में 2200 लोग थे, अभी देहरादून की जेल में 1100 लोग थे। हम उनको ये समझाते कि क्राइम माइंड ने किया है, सजा बॉडी को मिल रही है, और बॉडी को ये नहीं पता कि भाई मुझे क्यों इतनी बड़ा सजा मिल रही, क्योंकि क्राइम तो सभी लोग बाहर कर रहे हैं। ये तो मैं पकड़ा गया इसका मतलब थोड़ी मैं ही चोर हूं, समझ में कि नहीं। लेकिन उसका समय लिखा गया था इसका कि इसको अब यहाँ पे रहना चाहिए करके, तो उस टाइम पे वो उसको समझ नहीं रहा है कि मैं यहाँ पे क्यों हूं करके, राइट। तो आपको वो मैनिफेस्ट होने के पहले, वो आउटपुट होने के पहले अपना इनपुट करेक्शन कर लेना चाहिए, आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में लिखा होगा आपका एक्सीडेंट होगा, आपका डिवोर्स होगा, सब कुछ लिखा भी होगा, लेकिन इट्स ऑल फ्री विल। आप उसको चेंज कर सकते हो कभी भी, क्योंकि आपने देखा अच्छा आउटपुट 10 साल के बाद ऐसा है, तो अगर मैं 10 साल के अंदर बहुत सारा अपना इनपुट चेंज करती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती हूँ, तो 10 साल तक वो रिजल्ट आएगा ही नहीं, वो मैनिफेस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि आपने पहले ही करेक्ट कर लिया, समझ में कि नहीं। मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में लिखा है मेरा सूर्य नीच का है, लेकिन मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ। मेरा बुध नीच का है, मैं कभी 10th के आगे एजुकेशन नहीं लूँगा, लेकिन मैंने डॉक्टर किया, फिर मैंने PhD की, मैं इतना रिसर्च कर रहा हूँ। मतलब मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी को गलत साबित करके दिखाया, जबकि मैंने ही उसकी पूरी रीडिंग खुद की थी। ऐसा भी होता है सर, अपनी एस्ट्रोलॉजी अपना सब गलत हो सकता है। देखो ये रिपोर्ट है, अभी आपका मैं ब्लड शुगर चेक करूँ 300 आएगा फॉर एग्जांपल, कल आप एक्सरसाइज करते हो, डाइट करते हो, तो क्या परमानेंट 300 ही आएगा? उस समय का था ना 300, समझ में कि नहीं। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, नहीं जो लिखा है वही होने वाला है, जो लेख लिखे आए हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है। वो 20-30% मैं मानता हूं वो फिक्स है, लेकिन 70-80% फ्री विल है कि आप कभी भी अपने अंदर कोई भी चेंजेस ला सकते हो, या आपके ऊपर बोलता है। सर तो हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं प्रेडिक्शन एंड मैनिफेस्टेशन को, हाँ, कि हमने इनपुट जो डाला है वो डिपेंड करता है कि हमें प्रेडिक्शन के ऊपर जाना है या हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके साथ जाना है। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि हमें कभी भी जो प्री डेस्टाइंड
जजमेंट्स होते हैं ना, इस पे कभी डिपेंड ही नहीं रहना है। समझ में कि नहीं? जो भी प्री डेस्टाइंड है कि भाई आपका तो ऐसा लिखा है, आपका तो ऐसा लिखा है, उस पर जाना ही नहीं हमें। हमें समझ लेना है, नॉलेज लेना है। मैंने आपको क्या बोला, नॉलेज लो, इंफॉर्मेशन लो, अब उसका ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट। वो कैसा है, वो आपकी फ्री विल चॉइस है कि मैं क्या करूं। वो चीजें या तो डिलीट हो जाएगी या डाइल्यूट हो जाएगी, दो ही चीजें हैं। तो मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि डिलीट हो जाती है। कभी कभी वो चीज डिलीट नहीं होती, हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, लेकिन वो डाइल्यूट होके निकल भी जाते बाहर। तो जैसे अभी ये बता रहे थे भाई मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग मुझे काम आ रही है, तो पेरेंट्स की ब्लेसिंग क्या करती है, वो डाइल्यूट कर देती है। कोई भी गलत चीज अगर आपकी लाइफ में होने वाली है तो दिन रात माँ बाप आपके लिए दुआएं मांगते हैं, तो डेफिनेटली बुरी चीज कम बुरी होती है लेकिन कम बुरी होती है ना। ये तो सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो हम सिखाते हैं या रिट्रीट्स में करते हैं, वो इसी के आधार पे होती है कि आप कैसे चीज़ों को डाइल्यूट करें, कैसे चीज़ों को डिलीट करें। कहीं तो आपको साइकिक सर्जरी से गलत माइंड से चीज़ों को निकालनी होगी, कहीं तो सोल रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके सोल से आपको क्लियर करना होगा, कहीं तो आपको अपने पैटर्न को स्टडी करनी होगी, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करना, आपको ऑरा की स्टडी करनी होगी कि मैं ऐसी कौन सी एनर्जी लेके आई हूँ जिसके वजह से ये सारा प्रॉब्लम मेरे लाइफ में चल रहा है, और मुझे उस एनर्जी को कैसे करेक्शन करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि भाई मैंने 2 ml का ब्लड दिया लैब में, उसने सारे कोलेस्ट्रॉल शुगर वुगर सब चेक किए, रिपोर्ट दिए, अच्छा सारा रिपोर्ट बिगड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, रखो। तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं इसके ऊपर, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन किया, आई डिडंट वर्क ऑन इट। तो 10 साल बाद अगर आप मेरा रिपोर्ट करोगे तो शायद इससे भी ज़्यादा खराब आएगा जो आज आ रहा है। आएगा कि नहीं? मतलब खुद ब खुद तो कोई ठीक नहीं होने वाला है आपका। तो कहने का मतलब है कि आपके ये जितने भी नोटिफिकेशंस है, जो भी आपके राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन में है, ये तो डेफिनेटली आपके वैसे ही आउटपुट देने वाले, क्योंकि आपने इनपुट को होल्ड किया है। आपने जैसा होल्ड किया है वैसा ही आप उसको एक स्ट्रक्चर देके बैठे हो कि नहीं मेरा तो नसीब ही ऐसा है, मेरा तो यही ऐसा है, मेरा तो वैसा है, और फिर आप उसी के साथ कंफर्ट जोन में भी बैठ जाते हो, अपने आप को चेंज ही नहीं करते हो। तो कैसा होगा? आज हमने 8000 कैंसर के पेशेंट को रॉ डाइट पे रख के उनको क्योर किया, लेकिन हमने करीबन 3.5 लाख पेशेंट की ट्रीटमेंट की, उसमें से सिर्फ ये 8000 थे जो हमको फॉलो किए, बाकी लोग ने तो ट्रीटमेंट फॉलो ही नहीं किए, तो मर भी गए वो लोग। तो जिन्होंने बोला नहीं नहीं आप जो भी बोलो हम चेंज करने को तैयार, मैंने कहा खाओ 1 साल रॉ डाइट, अनाज खाओ ही नहीं, ठीक है हम करेंगे, तो वो बच गए। और जो बोले अरे नहीं अनाज के बगैर थोड़ी चलता है, थोड़ा तो ये चलता है, थोड़ा तो दाल ले सकते हैं, नहीं थोड़ा तो दूध पी सकते हैं, मैंने कहा आपकी मर्जी। अब इनपुट गलत है तो आउटपुट तो गलत ही होने वाला है। हम तो साइंस के हिसाब से लोगों को समझाते हैं, हमारी कोई अपनी फिलॉसफी नहीं है, ना तो कोई मैं ऐसा कोई धर्म का गुरु हूँ कि जो मैं अपना कोई एक स्ट्रैटेजी बना के बैठा हूँ, ऐसा भी नहीं है। वॉट एवर इज अ बायोकेमिस्ट्री, वॉट एवर इज अ बायोफिजिक्स, मैं उस हिसाब से लोगों को गाइड करता हूँ। वॉट एवर द एनर्जी साइंस है, उस एनर्जी साइंस के हिसाब से मैं लोगों को गाइड करता हूँ। जैसे वो लेडी को मैंने गाइड किया, मुझे कुछ उसको पास्ट लाइफ दिखा के कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं करना था, मुझे उस बच्चे को सिर्फ ठीक करना था। समझ में कि नहीं? मतलब इंटेंशन मेरा क्या था, ये बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू देखो, तुम कोई रानी थी या तुम कोई मेरी दासी थी या तुम मेरी शिष्य थी, वो मुझे दिखा के कोई मतलब नहीं था। आपका ये बच्चा है, ये बीमार है, ये क्यों बीमार है, ये ऐसी बीमारी क्यों बचपन से लेके आया, इसको देखो। ये लेडी ने देखा, उसने उस पर करेक्शन किया, उसको आउटपुट अच्छा मिला। इज इट राइट? तो आपको भी मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आज आप यहाँ पे हो तो आप एक्सीडेंटली नहीं हो, एक सोल प्लान था, एक डिवाइन प्लान था। हमने तो मैसेजेस बहुत सारे ग्रुप्स में डाले, मेरे पुराने भी जयपुर के जो स्टूडेंट थे 200 से 300, एक भी यहाँ पे नहीं आए, बिकॉज वो लोग ने मेरे इतने बड़े गैप के वजह से सारी प्रैक्टिसेस छोड़ दी, और फिर हम टच में नहीं रहे, क्योंकि उस टाइम पे इतना कुछ व्हाट्सएप ये सब कुछ था भी नहीं, ऐसा है करके। तो डेफिनेटली सामने वाला इंसान ना हमेशा सोचता है मुझे कोई मोटिवेट करूं तो मैं कुछ करूं, और कोई मोटिवेट नहीं करता तो छोड़ देता है। नॉर्मली ऐसा ही होता है ना। आई एम सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, मैं सेल्फ इंस्पायर्ड पर्सन हूं। मैं अपने ही पास्ट को देखता हूं, यार मैंने इतने बड़े बड़े इवेंट किए, तो मैं आज तो और भी ज़्यादा कर सकता हूँ, अब तो मैं और ज़्यादा मैच्योर्ड हूँ, अब तो मैं और ज़्यादा इवॉल्व हूँ, अब तो मेरे पास टेक्नोलॉजी, अब तो मेरे पास टीम भी बहुत अच्छी है। मतलब मेरा देखो अब अलग नज़रिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन लोग क्या सोचते हैं, यार
कहाँ, वो तो वो टाइम पे हुआ, अभी थोड़ी होगा, अभी तो उम्र हो गई और अभी तो टाइम भी ख़राब है, कहाँ लोग ये सारी चीज़ें मतलब मैं 100 बहाने बनाऊंगा तो मेरा इनपुट वीक होगा कि नहीं? यू गॉट माई पॉइंट, राइट? तो जितनी थेरेपियाँ मैंने सीखी है, कोई थेरेपी का गुरु मेरे साथ टच में नहीं है, कोई टीचर मेरे साथ टच में नहीं है, लेकिन आज भी मैं इतना इंस्पायर्ड हूँ। मुझे आज ग्राफोलॉजी चेक करना है, किसी का न्यूमरोलॉजिकल करना है, किसी का एस्ट्रोलॉजी करना है, भाई नहीं मैंने तो ये किए कितने साल हो गए, अब तो मुझे पता भी नहीं ये क्या था, मेरे तो दिमाग से भी निकल गया। ऐसे में क्योंकि उस टाइम पे मैंने उसकी मास्टरी कर ली, और आपने जिस चीज़ की मास्टरी कर ली ना, वो चीज़ कभी आपके दिमाग से निकलने वाली नहीं है। ये बात 100% है, क्योंकि आप डेप्थ में गए, उसके एंड तक गए। इज इट राइट? आज आपको मैं आधी रात को भी उठा के बोलूंगा ना कि भाई आप ये खाना बनाओ, आप बना पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आप बना रहे थे इतने टाइम से। ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो दिन में बनाती थी, रात में मैं कहाँ बनाऊंगी, नहीं। आपके माइंड में जो चीजें हैं वो चीजें कभी भी आउटपुट देने वाली है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आज के बाद टाइम मैनेजमेंट करना है, अपना थॉट मैनेजमेंट करना है, अपने इंफॉर्मेशन नॉलेज जो भी आपके पास है वो अपडेटेड है कि ओल्ड इंफॉर्मेशन है, ये भी आपको चेक करना है, ठीक है? उसके बाद आपको हर उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, जो चीज़ ऑड है या नेगेटिव है उसको भी एक्सेप्ट करना है, राइट? और उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन के सारे प्रोसीजर्स चेक करने हैं कि कौन से मेडिटेशन करके मेरे अंदर चेंजेस आ सकते हैं, या कौन सी योगा करके, या कौन सी हीलिंग, या कौन से कुछ स्पिरिचुअल प्रोसेस करके मैं अपने अंदर, क्योंकि कुछ तो टूल्स लगेगा कि नहीं, कुछ तो लगने वाला है। आज सपोज मैं कोई एक चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो चीज़ नहीं है, तो कहीं से तो मुझे उसको लाना होगा कि नहीं, तब मैं कर पाऊंगा, राइट? तो कहने का मतलब है कि कहीं से तो आपको कोई यूट्यूब देखनी होगी, या कोई एक गुरु को मिलना होगा, कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाना होगा, और 100% आपको उसका करेक्शन अपनी लाइफ में करना है। तब आपका इनपुट अलग होगा, तब आपका आउटपुट अलग होगा। लेकिन अगर आप उसी इनपुट से चल रहे हो, जैसे चलते आ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आपकी लाइफ में कोई चेंज आने वाला है। आने वाले 10 साल के बाद अगर आप मुझे मिलोगे, आप वही रहोगे जहाँ पहले थे, कोई फर्क नहीं आने वाला है, कोई आपको धक्का नहीं मारने वाला है। भले हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन मुझे नहीं लगता एक भी गॉड गॉडेसेस हमारे पीछे कोई काम कर रहा है। कोई फ्री नहीं है, वो खुद अपना निर्वाणा मोक्ष करके वो तो चले गए। हमें वही चीज देखे गई जो उनके पास था, फिर वो क्यों हमारे लिए काम करेंगे? इज इट राइट? आज आपके पेरेंट्स ने आपको बर्थ दे दिया, तो 24/7 365 डेज आपके पीछे नहीं रहने वाले। वो कुछ मूवमेंट के लिए आपके साथ रहेंगे, बाकी तो आपका ही फ्री विल है कि नहीं? समझ में है कि नहीं? क्योंकि आप अपनी लाइफ का क्या बनाते हो, ऐसा है करके। तो मुझे लगता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। एनी क्वेश्चन बिफोर आई एंड? सर कोई व्यक्ति बार बार असफल होता है, उसका भी मतलब पिछले जन्म का कोई कार्मिक, वो भी हो सकता है, या ये लाइफ में भी उसका परसेप्शन गलत हो सकता है कि नहीं? उसका क्या कहते हैं, उसका थॉट प्रोसेस गलत हो सकता है, कुछ तो हो सकता है। मतलब हम हर चीज़ को पास्ट लाइफ में नहीं बोल सकते हैं, प्रेजेंट लाइफ में भी वो इंसान का रवैया कैसा है, उसका स्वभाव, नेचर, कैरेक्टर, या उसका समझने का तरीका या देखने का नज़रिया कैसा है, वो भी तो डिपेंड हो सकता है कि नहीं, है ना? तो इसलिए हम लोग जब रिग्रेशन प्रोसेस करते हैं ना, तो हमेशा पहले प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन करते हैं कि हो सके प्रेजेंट लाइफ में ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नहीं हुआ तो फिर हम हो सकता है कभी वूम रिग्रेशन करते हैं कि भाई मदर के वूम में लेके जा सकते हैं कि उस टाइम पे मदर ने कभी कुछ गलत तो नहीं सोच लिया, या पेरेंट्स से कोई गलत जीन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ गई, तो उसका करेक्शन करते। वो ठीक नहीं हुआ तो फिर शायद हम डेथ की सिचुएशन में ले जाते कि भाई आपने पिछला लाइफ में मरे कैसे थे आप, वो इम्पोर्टेंट। क्योंकि लास्ट थॉट फर्स्ट बर्थ के साथ आता है। जैसा सोच करके मरते हैं, वही सोच लेके हम फिर से जन्म लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट? तो या फिर लाइफ बिटवीन लाइफ, क्या आपने गॉड के साथ क्या कंसल्ट किया है, या क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं नेक्स्ट लाइफ में मुझे ये एक्सपीरियंसेस चाहिए। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कितना कुछ है देखो एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन हमें तो कहीं ये बताया ही नहीं। हमें ज़्यादा क्या बोलते हैं, ये भगवत गीता पढ़ो, ये पढ़ो, इसमें सब आंसर है। आंसर सब है, लेकिन मेरे क्वेश्चन का आंसर कहाँ है ये बताओ। और उसको मुझे लाइफ में एग्जीक्यूट कैसे करना है ये तो नहीं पता है।
मतलब अगर युद्ध के मैदान में कृष्ण ने कितना भी समझाया होगा अर्जुन को, लेकिन जब तक कृष्ण उनके साथ पूरे समय नहीं थे तो वो मैनिफेस्ट भी नहीं होता। इज इट राइट? तो इससे सीख क्या मिलती है कि अपने अंदर के कृष्ण को हमेशा जगाए रखो और उससे 1-to-1 इंटरेक्ट करते जाओ कि भाई ये मैं कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ कि नहीं, कि और भी कुछ मेरे अंदर चेंजेस लाना है, विच आई एम डूइंग इन माई लाइफ। मतलब मैं सुबह 3:15 बजे, आज भी मेरी सुबह की इतनी जल्दी फ्लाइट थी तो भी मैं आज 2:30 बजे उठा। 2:30 बजे के बाद मैंने 3 बजे से अपना मेडिटेशन योगा स्टार्ट किया, 6:30 बजे तक फिर किया, फिर मैंने ब्रेकफास्ट करके मैं एयरपोर्ट पे गया। मतलब मैं एक्सक्यूज दे सकता, ठीक है ना, एक दिन नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, बट आई वॉन्टेड टू कम्युनिकेट विथ माई गॉड। क्यों? क्योंकि आज मुझे यहाँ आना था, तो मैं गॉड से बात कर रहा था, अपने गॉड से, कि आज मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ मुझे जो भी लोग मिलेंगे उनके क्या क्वेश्चन रहेंगे, तो उस हिसाब से आप प्लीज़ मुझे तैयार करो कि मैं उनके आंसर्स दे पाऊँ। बिकॉज मैं तो आप लोगों को फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, मुझे आप के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने आपको पूछा भी नहीं कि आप क्यों आए हो, आपका क्वेश्चंस क्या है, राइट? बट कहीं ना कहीं मैं आपकी एनर्जी को सेंस कर रहा था, आपके थॉट को मैं रीड कर रहा था, और मॉर्निंग में जो मुझे गाइडेंस मिला था मेरे डिवाइन माइंड से, गॉड गॉडेसेस से, वो चीज़ें मैं आपको पास आउट कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में उसको कोरिलेट कर पाओगे, अरे वाह आज मुझे ये आंसर मिल गए, आज मुझे ये आंसर मिल गए, जबकि वर्बली तो हमने किसी ने कम्युनिकेट किया ही नहीं था। समझ में कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आप अपने भगवान को फिजिकल फॉर्म में रखते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, कपड़े पहनाते हो, सिर्फ ये मत करो, उनके साथ कम्युनिकेशन भी करो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप उनको सिर्फ रख रहे हो क्योंकि विश्वास है, श्रद्धा है, आपको प्यार है गॉड से, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं होने वाला है। उनसे बहुत चीज़ें आपको हीलिंग लेनी है, लाइट लेनी है, लव लेना है, और ये दुनिया में पास करना है जो वो आपके थ्रू करना चाहते हैं, वो प्लीज़ आपको करना ही होगा, आप बाईपास नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं बोल रहे ये मेरा काम थोड़ी है तो भगवान करेगा किसी के थ्रू। अरे जब आपको ह्यूमन बर्थ दिया है तो कुछ तो वो आपके थ्रू भी तो करना चाहता है कि नहीं? इज इट राइट? तो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप अपने लिए सीखो, करो, और कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप दुनिया की वेलफेयर के लिए करो, तो कुछ बिगड़ने नहीं वाला है आपका, है ना। कुछ चीज़ें मैं अपने लिए सीखा, मुझे रिसर्च करना था, लेकिन कुछ मुझे लगा यार लोग बहुत परेशान है वास्तु को लेके, लोग परेशान है अपनी हैंडराइटिंग को लेके, अपने नंबर्स को लेके, तो फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, समझ में कि नहीं? लेकिन ये स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे कभी ना कभी तो, ठीक है। सो एनी हाउ, चलो मज़ा आ गया, बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला आज।